वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारी GS 5 के पॉइंट नंबर 15 पे। इसमें इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ और आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया है। ये वीडियो डील करेगा एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश से। एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड सब चीज कॉम्प्रहेंसिवली हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अच्छे से ये वीडियो देखना है। आई रिपीटेड एवरी टाइम। कीवर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, मेंस के लिए एकदम गेयर्ड अप तैयारी करनी है। उसके लिए आप हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेंस 2023 का जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आप इन सभी वीडियोस की PDF ऑब्टेन कर सकते हैं। एसए का एक स्पेसिफिक ग्रुप चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, वो डेफिनेटली UPPCS 2024 की तैयारी शुरुआत से सिलेक्शन तक की हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके कर सकते हैं, मिनिमम मटेरियल मैक्सिमम आउटपुट के साथ। तो फिलहाल के लिए GS 5 पॉइंट नंबर 15 इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो शुरुआत कर रहे हैं हम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो GS 5 का पॉइंट नंबर 15 है हमारा एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे जरूरी टॉपिक और इससे सवाल जरूर आना चाहिए। आप कहें तो एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है, एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, ठीक है। और इस स्टडी के लिए भी आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। तो मैंने आपको हर चीज में ये चीज बताई होगी हर बार कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, कहिए तो हमारी लाइफ में भी, वो सारी सॉल्व हो सकती हैं इस अकेली चीज से जिसको हम कह रहे हैं एजुकेशन या फिर शिक्षा। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। पहली लाइन में आपको लिखा दिखा होगा, एजुकेशन इज वाइटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। बस इस लाइन में आपको मेरी बात का कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। डेवलपिंग एन इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ तब होता है व्हेन यू हैव एन एजुकेटेड माइंडसेट। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन स्ट्रेंथन्ड बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेफिनेटली दैट इंडिया, नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। आपको एसए में भी ये पॉइंट्स मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें यहां पे बता देती हूं। आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा एंशिएंट इंडिया का सिस्टम था एजुकेशन का, दैट वाज कॉल्ड गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब क्या था? लिविंग विद द गुरु इन द सेम हाउस। शिष्य रहते थे अपने गुरुओं के साथ। गुरुकुल परंपरा से हम आते हैं। नालंदा आप जानते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नालंदा का दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। स्टूडेंट्स दुनिया भर से यहाँ पे आते थे। तो एजुकेशन जो था वो दैट वाज ऑफ अ हायर वर्च्यू, ये आप लिख सकते हैं, दैट वाज ऑफ अ हायर वर्च्यू ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ रेनेसां एंड साइंटिफिक थिंकिंग। आप जानते हैं यूरोप में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो इंडिया में उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था। यू नो दिस वेरी वेल। ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का वक्त है। समझ रहे हैं? अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री किसी ने पढ़ा है तो डेफिनेटली पढ़ा है, तभी आप लोग यहाँ पे फिलहाल ये पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है। फिर ब्रिटिश के हाथों में पूरा सिस्टम एजुकेशन का हमारा चला गया, ठीक है। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके आ गया है तो फिर जाहिर सी बात है प्रायोरिटीज अलग थी। दे कंसिडर्ड अस एज व्हाइट मैन्स बर्डन, कहा था उन्होंने इंडियंस को, तो उन्होंने लैग किया बहुत ज्यादा, एजुकेशन सिस्टम को लैग कर दिया बहुत ज्यादा। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ही डेवलप किया द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो अब भी इंडिया में फॉलो किया जाता है। यू विल राइट इट, ठीक है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत से रिफॉर्म्स आए भी हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप डेफिनेटली डाल सकते हैं अपने आंसर में। मैं आपको अभी बता देती हूं हमारा SDG गोल कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड। वैसे तो मैंने जितने आप लोगों से पूछे हैं सवाल, सारे आप लोग आंसर करते नहीं हो, पता नहीं क्यों। SDG है हमारा गोल नंबर 4, है कि नहीं है? ये एजुकेशन फॉर ऑल।
इसमें आप लिख सकते हैं इट एंश्योर्स इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन, आगे जो भी है आप एक बार देख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये कब तक प्रोवाइड कराने की बात है, लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का। तो ये वैलिड है, एसडीजी जहां पे संभव हो, जहां पे स्कोप बन रहा हो, चीजों का डाल के आइएगा आप। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर आप तुरंत लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है सबसे पहले आर्टिकल नंबर 45 में, जो कि एक डीपीएसपी है, मतलब कि ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। ये सारी चीजें आपको लिंक हो पा रही है नहीं हो पा रही जो भी मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब है कि द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। करेक्ट, डीपीएसपी। ठीक है, अब ऐसा था कि ये अचीव नहीं कर पाया तो आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कहता है ये, और ये कौन से अमेंडमेंट्स आया था, चलिए ये बताइए मुझे आप। 21A आर्टिकल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था, ईयर था 2002, कौन सा था ये अमेंडमेंट, प्लीज कमेंट। इसने एलिमेंट्री एजुकेशन, आई रिपीट एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था, और आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया गया था टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द 6 years ऑल्सो। क्लियर। 21A को, इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट कराने के लिए, मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड दे रही हूं अभी फिलहाल, ये आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो देखो वीडियो देख लेना दोबारा। ठीक है जी, आर्टिकल 21 को इंप्लीमेंट कराने के लिए सरकार ने स्टार्ट किया, भारत सरकार ने RTE एक्ट लेजिस्लेट किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके अंदर आया था SSA, जिसको हमने बोला सर्व शिक्षा अभियान। इसका मतलब था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन टाइम बाउंड मैनर, UEE। दीज आर ऑल द कीवर्ड्स। यूनिवर्सलाइजेशन लिख लीजिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आप जानते हैं ये सब तब से चला आ रहा है, फिर अमेंडमेंट हुआ, फिर प्रोविजंस वगैरह यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, फिर क्रिटिसिज्म्स बहुत आए, ये सब कुछ चला आ रहा है। ठीक है, फिर आप जानते हैं बहुत सारे कमीशंस, कमिटीज आए थे, राधाकृष्णन कमेटी, ये सब आई होप आपने पढ़ा होगा। लेकिन हम क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ उसी से संबंधित चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो अब करंट एजुकेशन सिस्टम क्या है यूपी का, अब जानते हैं। इसमें लिखा है एजुकेशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी रिलीजन, सोसाइटी और स्टेट ऑन विच द फ्यूचर ऑफ द नेशन डिपेंड्स। तो 45 में आपको बता चुकी हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट हैज बीन सेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसमें अमेंडमेंट हुआ, क्या हुआ, सब आपको पता चल गया। इसके बाद भी कंडीशन यूपी की लिटरेसी रेट की इतनी कोई खास अच्छी नहीं। 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है दैट उत्तर प्रदेश वाज रैंक्ड 29th in terms of literacy rate compared to other states in the country. States like Kerala in the country where the literacy rate is 93.91%, the literacy rate of UP is around 67.68%, that is less than the national average, जो कि है 72.98%. इसमें आप सेंसस बहुत लिख सकते हैं, एक आपकी असर की रिपोर्ट होती है वो लिख सकते हैं, जो जो मुझे याद आता रहेगा मैं आपको बताती रहूंगी, प्लीज नोट करते रहिएगा आप, ठीक है, क्योंकि फिर रह जाता है, तो बेटर है आप अभी चीजें सारी हाथ के हाथ नोट करते रहें। ठीक है, चलिए अब फिलहाल जो है एजुकेशन सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश का, वो फिर नीति आयोग जैसे अलग अलग रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करता रहता है। तो 2019 में एक रिपोर्ट आई, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स आया, नॉट रिपोर्ट एग्जैक्टली, जहां पे केरला का फर्स्ट पोजीशन आया, यूपी एकदम बॉटम पे था। ठीक है, तो बड़ी सैडनिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है यहाँ पे। राजस्थान वाज सेकंड एंड कर्नाटका वाज थर्ड इन द लार्ज स्टेट्स। और नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड दिस इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा ऑफ द ईयर 2016 to 2017। तो इसमें द एफर्ट्स ऑफ द स्कूल्स हैव बीन स्टडीड टू एनहांस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है, लर्निंग एबिलिटी बनती और बढ़ती दोनों ही है स्कूल लेवल से। ठीक है, एफर्ट्स काफी किए जा रहे हैं टू strengthen the education system of Uttar Pradesh through new education policies and initiatives launched by the government from time to time। और अभी हम बात करें तो जो डिवीजन है यूपी में एजुकेशन सिस्टम में, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ऑब्वियसली प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल्स जिसको हम बोलते हैं उसमें। तो पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर पढ़ने में
आप सबसे पहले प्राइमरी, अपर प्राइमरी जिनको हम कहते हैं उसको देखेंगे। अच्छा, आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, ठीक है, पढ़ा होगा इसके बारे में। ये सब जो बेसिक वाली चीजें हैं ये हल्का सा नेट पे सर्च करके देख लेना, नहीं तो मैं यहीं पे बता दूंगी थोड़ा थोड़ा। असल में क्या होता है ना, ये पॉलिसीज वगैरह पूरी पढ़ने बैठ जाओ तो टाइम बहुत लग जाता है ना। तो नहीं तो यहाँ पे बताया जाए तो फिर वही बात है कि काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसमें आप जानते होंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इग्नू इसी टाइम पे बनी थी, है ना, और ये सारी चीजें इस टाइम पे हुई थी। तो इम्प्रूवमेंट काफी हुआ था एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। बहुत सारे प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट ने रन किए, जैसे एजुकेशन जो है वो क्लास 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं और 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर मैंने आपको बताया राइट टू फ्री एंड चाइल्ड एजुकेशन एक्ट आया 2009 का, तो हर 300 पॉपुलेशन पे प्राइमरी स्कूल फैसिलिटी बनाई जाएगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, है ना, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा दे रही थी इन सब चीजों को। और जो स्टैंडर्ड होगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अपर प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे, मान लीजिए आप 800 पॉपुलेशन है, वो सेटअप किया गया, ठीक है, और काम उस पर स्टार्ट किया गया। भाई स्कूल ज्यादा बनेंगे तो बच्चे स्कूल में ज्यादा जाएंगे भी। फिर 1985 में, मतलब 19 फिर नहीं, 86 के बाद नहीं है, 86 से पहले, मतलब उसी दौरान 85 में सेपरेट डायरेक्टोरेट बना ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसके मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो बेसिक एजुकेशन है ना उसको इफेक्टिव बनाया जाए, उसको डायनामिक बनाया जाए। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या, कीपिंग इन व्यू द टोटलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ एजुकेशन टू क्रिएट एंट्रेंस फॉर प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द लिमिट ऑफ 14 ईयर्स। वही, क्योंकि फंडामेंटल राइट बन गया, हालांकि अब तक फंडामेंटल राइट नहीं बना है, यहां पे आते आते यहां तक तो सिर्फ डीपीएसपी पे काम चल रहा है। देखो, अब मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट बना 2002 में, जब आया आर्टिकल 21A, कौन से अमेंडमेंट से आया ये अब भी आप बताएंगे। तो यहां तक ये काम किया जा रहा है। पार्टिसिपेशन होगा सबका टिल द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेशन थ्रू फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम। सबको एलिजिबल किया जाएगा फॉर मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ पे कोई हाई फाई प्राइमरी पे फोकस चल रहा है एकदम। ऑपरेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर द यूथ। मैक्सिमम इंप्लीमेंटेशन ऑफ सजेशंस फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। देखिए हर फील्ड को इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की गई। To make necessary interventions to provide equal opportunities for education to the children belonging to SCs, STs and the poor sections of the society. To develop the spirit of social justice, जाहिर सी बात है इससे social justice की spirit inculcate होगी ना normal citizens में, by giving special importance to all educational activities related to culture, communication, science, environment and all these things. ये सारे objectives के साथ basic education पे काफी focus किया गया इस वाली स्कीम में। फिर आपका आया secondary education का स्टेट, अगर देखें तो अब यहाँ पे जो एक काम किया, जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन आया ना प्रयागराज में 1985 में, इसने काम स्टार्ट करा। वर्क रिलेटेड टू सेमिनार्स एंड इवेंट्स इज डन फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन इन एजुकेशन। अभी फिलहाल आप देखें तो देखिए करीब 2300 स्कूल्स हैं गवर्नमेंट रन सेकेंडरी स्कूल्स, 4500 के करीब गवर्नमेंट एडेड हैं और 22,000 अनएडेड सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है स्टेट की, वो कौन एडमिनिस्टर करता है? डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये बेसिक चीजें हैं, ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये लिखने से ही आपका आंसर आपको पढ़ा लिखा दर्शाएगा। तो ये वाले फैक्ट्स बिल्कुल ठीक लिख के आइएगा। जो फॉर्म हुआ 1972 में। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस। यू शुड डेफिनेटली मेंशन दिस पॉइंट। फिर 1982 में द सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड बनता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन द सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट। The Uttar Pradesh State Open School Board was established in the year 2008 with the aim of providing quality secondary level education at home. Open school तो आप समझते हैं, correspondents who are not able to study regularly in schools. तो ये काम भी स्टार्ट किया गया। ज्यादातर हम सुनते हैं मतलब ओपन स्कूल्स के बारे में कम बात होती है, ज्यादातर ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात होती है ना। ओपन स्कूल्स के बारे में कम बात मेरे हिसाब से इसलिए होती है कि भाई स्कूल जाने का अधिकार तो सबको है, सबको जाना चाहिए, रेगुलर स्कूल जाना चाहिए ही चाहिए। वो जो 10th के बाद करते थे ना बच्चे, कोचिंग IIT वगैरह की करने के लिए 10th के बाद स्कूल छोड़ देते थे, मतलब I was never personally in the favor of that. Even today I'm not in favor of this. खैर वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मतलब स्कूल के तो जो कहते हैं ना स्कूल लाइफ सबको मिलनी चाहिए। हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। अब हायर एजुकेशन आप जानते हैं किस लिए चाहिए होती है? एक्सपर्टीज देने के लिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ एक्सपर्टीज एंड रिसर्च वर्क इन अ कंट्री और रीजन। तो अब डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन भी स्टैब्लिश हुआ इलाहाबाद में 1972 में फॉर द कंट्रोल ऑफ
एंड डायरेक्शन ऑफ हायर एजुकेशन। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट में, एक एग्रीकल्चर की है, एक एविएशन की भी है। कौन सी एविएशन की यूनिवर्सिटी, नाम बताओ जरा स्टेट में। एंड मोर देन 25 यूनिवर्सिटीज आर ऑलरेडी फंक्शनिंग। डिस्टेंस एजुकेशन भी देते हैं 10 गवर्नमेंट और 10 नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट में। तो कहने का मतलब है ढांचा तो पूरा तैयार है, बढ़िया एकदम, है ना। फिर बात करें अगर टेक्निकल एजुकेशन की, अब टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन कौन सी एजुकेशन हो गई, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन हो गई, ये हर कोई नहीं करेगा। ये वाली एजुकेशन मेरे हिसाब से हायर एजुकेशन तक सबको परस्यू करना चाहिए। चलो बेसिक की बात करती है सरकार तो जो टेक्निकल एजुकेशन है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन विच हैज एन इंटेग्रल कोऑर्डिनेशन विद द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तो द एजुकेशन विच इम्पार्ट स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स, जाहिर सी बात है इसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल एकदम, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एजुकेशन। अब ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बात करें स्टेट में, इट इज 1950 का दयालबाग आगरा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अभी फिलहाल इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर इन द ईयर 2000 उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्रेजेंटली नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिश हुई इन लखनऊ। महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुई स्टैब्लिश नोएडा में 2009। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर को स्टेटस मिल चुका है यूनिवर्सिटी का 2012 में ऑन द बेसिस ऑफ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। दिस इज द सेकंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। सारे पॉइंट्स लिख के आने पड़ेंगे आपको आपके आंसर के सपोर्ट में। HBTI आप जानते हैं, हार्वर्ड बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वेरी फेमस, Kanpur was given the status of the third technological university of the state in 2016. And ISRO has made Indian Institute of Technology, Kanpur, its first nodal center in the country. ठीक है, क्लियर हो गई चीजें इतनी। अब आप देखें वोकेशनल एजुकेशन, हर तरह की एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आप वोकेशनल भी देखेंगे। वोकेशनल एजुकेशन क्या है? वोकेशनल एजुकेशन है एक कॉम्प्रहेंसिव टाइप की एजुकेशन, मतलब जनरल एजुकेशन को हटा दें अगर, तो इट ऑल्सो एनकरेजेस द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। सो इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन एज वेल एज सस्टेनेबल एजुकेशन। देखो ये टर्म कितनी अच्छी है, ये सस्टेनेबल एजुकेशन। क्या काम कर रही है सरकार, क्या है हमारे पास इससे रिलेटेड? Department of Vocational Education and Skill Development, Government of UP, for furthering technical and employment-based education and training through programs of ITI, UP Skill Development Mission, to expand capacity, improve quality, and facilitate non-privileged youth is employed. These are all the keywords. Please note them down. Expand capacity, improve quality, and facilitate non-privileged youth is employed. एम्प्लॉयमेंट दूर करना है। हम सब पढ़ चुके हैं, देखो सोशल पूरा पढ़ चुके हो आप, क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, आतंकवाद पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब बेस पे कैसे ठीक किया जाए इस चीज को? अच्छी एजुकेशन से। 1988 में वोकेशनल एग्जामिनेशन काउंसिल स्टैब्लिश हुआ स्टेट में, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिटरमिन द एडमिशन प्रोसेस, सिलेबस एंड कंडक्ट एग्जामिनेशंस इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अभी फिलहाल 500 इंटर कॉलेजेस हैं स्टेट में जहां पे वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाई जा रही है। Theoretical and practical training is given in the courses by the State Vocational Training Council in the state. Under this, a craftsman training scheme has also been started. हर चीज में छोटी छोटी चीजें हैं, मान लीजिए आप, उन हर चीजों में आपको वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, आजकल सरकार कितना बात करती है सबके बारे में, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देना, इससे क्या होता है आप हमेशा याद रखिएगा, वो गांधीयन जो प्रिंसिपल है ना हमारे देश में, जो वेलफेयर स्टेट की सरकार बात करती है, जिस कल्याणकारी राज्य की हम बात करते हैं, उसका सपना साकार तभी हो सकता है जब ग्रास रूट लेवल तक चीजें पहुंचेंगी। याद रखिएगा आप मेरी बात, ठीक है। मतलब अगर आप एक देखिए, एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं पढ़ रही थी पेपर में, 2030 तक हम दुनिया में सबसे ज्यादा जवान पॉपुलेशन वाले लोग हो जाएंगे, मतलब वील हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द ग्लोब। आई टेल यू, एक पॉपुलेशन साइज, ऐसा पॉपुलेशन साइज विच विल बी अ बून, बट इफ ओनली दीज पीपल आर स्किल्ड इनफ टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। क्वालिटी एजुकेशन, नॉट एडुकेशन। आप मत लिखिए कि एडुकेशन विल चेंज द लैंडस्केप, क्वालिटी एडुकेशन विल चेंज द लैंडस्केप। याद रखिएगा ये चीज आप, ठीक है। मतलब अभी फिलहाल आप ये लगा लीजिए, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है नेशनल लेवल पे, वो है 3.5% जीडीपी का, 3.5%, लेस देन दैट आई बिलीव, जो कि बहुत ही कम है।
ठीक है। इंडियन एजुकेशन जो आप जानते हैं सिस्टम है, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस that are responsive and relevant. Please note these words. क्या बोला मैंने? मैं ही भूल गई। ग्लोबल एक मिनट, इस बात पे बच्चे मजाक उड़ा लेंगे, कोई बात नहीं, उड़ा लो, जिनका काम आएगा उनको तो आएगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये बोला मैंने, लिखो। ऐसी एजुकेशन, कहीं भी इन कीवर्ड्स को यूज कर लेना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, प्लस मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस। इनको ऐसे ही लिख लिया करो चीजों को, फॉर्मूला सा बना के, मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस, ये लिखो। एंड ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और ऐसी मॉडर्न लर्निंग अप्रोच जो कि क्या है, जो कि रिस्पॉन्सिव है। कोई नहीं यूज करके आएगा ये वर्ड, शर्त है, जो कि रिस्पॉन्सिव है, प्लस जो कि रेलेवेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, ये भी मुझे याद आ रहा था, मैंने बता दिया आपको। अभी फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, कहाँ पहुंचे हम? तो वोकेशनल क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग, मैंने बताया ना, आप कैसे सपना साकार करोगे। जो गांधी प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, जिन वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं, इक्वालिटी की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, वो तब साकार होती है जब ग्रास रूट लेवल पे चीजें पहुंचती हैं, ठीक है। दो तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं हमारे स्टेट में अंडर वोकेशनल एजुकेशन। पहला है ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग प्रोफेशंस, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंजीनियरिंग ट्रेड ट्रेनिंग का? इज टू मेक द ट्रेनीज टेक्निकली प्रोफिशिएंट फॉर परमानेंट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज इन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स is to make trainees technically proficient for gainful employment. Foundation stone of India's first Indian Institute of Skills 2016 कानपुर उत्तर प्रदेश by Honorable Prime Minister। तो हमारे स्टेट में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स स्टैब्लिश हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड डेफिनेटली राइट देम डाउन, ठीक है जी, लिख के आना है जरूर जरूर जरूर। क्लियर हो गई इतनी बातें? अच्छा, आप ये भी लिख सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम जब साउंड होगा तो जो हमारी नई पॉलिसी है, कौन सी है हमारी नई पॉलिसी? NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके साथ भी तो सिंक बैठा पाएंगे हम, तभी तो वो इट विल सी द लाइट ऑफ द डे। इसका एम क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। लिखिए, टू मेक इंडिया, यूपी में करके लिख दीजिए इस चीज को, यूपी में भी तो इंप्लीमेंट होंगी चीजें। इंडिया क्या बनाना चाहते हैं ये? अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कोई ज्यादा एजुकेशन में रिफॉर्म्स नहीं आई, ये तीसरा ही रिवैम्प है। मतलब मान करें तो 1968 में एक पॉलिसी आई, फिर 1986 में आई, अब आई। ये क्या चाहता है? ये 2 करोड़ जो बच्चे बाहर बैठे हैं स्कूल के, उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओपन स्कूलिंग सिस्टम पे देखो हमारे स्टेट में ओपन स्कूल पे कितना फोकस है, जो कि आप लिख सकते हैं दैट इज इन सिंक विद आवर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऐसे लिख के आ सकते हो आप। अब तो देखो टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, 15 पॉइंट 14 पॉइंट कंप्लीट कर लिया आपने। अब आपको मेरा भी फ्लेवर पता चल गया होगा कि मैं आपको किस डायरेक्शन में धक्का देती रहती हूँ, और एक्चुअली आपको किस डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में आपको किस तरीके से रिफाइनमेंट लाना है अपने अंदर। अब तक तो इतने पता चल गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स यूज करो, तकड़े तकड़े वर्ड्स। स्कूल गवर्नेंस, ये पॉइंट्स जो अखबार रोज पढ़ता होगा उसे ऐसे ही मिल जाएंगे। स्कूल गवर्नेंस, नया एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क आ रहा है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आएगी, ये सब चलो ये तो आपको नहीं लिख के आना है, लेकिन मैंने आपको बताया आप ये सब लिख सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन की बात की हुई है, टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स। जब वोकेशनल एजुकेशन के बारे में लिखोगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है ये नहीं लिख सकते हो, वो स्टेट करने की कोशिश कर रही है। 6ठी क्लास से इंटर्नशिप्स के साथ वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दो, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, चलिए तो अब चैलेंजेस क्या हैं, मेजर इश्यूज क्या हैं जो दे आर रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, उत्तर प्रदेश सॉरी। तो ये वाले आपको सारे इश्यूज नोट डाउन करके लिखने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो द एजुकेशन सेक्टर ऑफ द स्टेट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द हाई स्टूडेंट टीचर रेशियो, और स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए कम, करेक्ट। अब जो आपका RTE एक्ट है, राइट टू
एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, वहां कहा गया है, जो स्टैंडर्ड बताया गया है, दैट इज 30:1 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में और 35:1 है, ठीक है। आपका अपर प्राइमरी स्कूल में मतलब 35 बच्चों पे एक टीचर, यहाँ पे 30 बच्चों पे एक टीचर। इस प्रोविजन को मीट करने के लिए 3 लाख टीचर्स चाहिए इन द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स ऑफ यूपी। और यहाँ पे इतना ज्यादा हाई स्टूडेंट टीचर रेशियो है ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है बात। तो ये एक डेफिनेट प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर अगर बात करें तो इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, ये बहुत बड़ा इशू है। ज्यादातर आप तो गए होंगे मेरे ख्याल से, जरूर किसी न किसी ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देखा होगा। बहुत सी आपकी मदर्स होंगी, बहुतों की जो पढ़ाती होंगी इन स्कूल्स में, डेफिनेटली जो ये बीटीसी वाली आती हैं भर्ती, एक और आती हैं, तो मतलब बहुत लेडीज है ना इस वाले सेक्टर में, तो आप में से डेफिनेटली जानते होंगे इसको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स आर फ्रॉम रूरल एरियाज, बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो चाहते ही नहीं बच्चों को स्कूल भेजना। उनका खुद का मानसिक स्तर इतना कम है कि वो, उन्हें पता ही नहीं एजुकेशन के फायदे क्या हैं, क्या होगा इससे, समझ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में, रोज की रोटी कमाने में इतने उलझे हुए हैं कि वो कहां से किसी को एडुकेट कर लेंगे। तो द लिटरेसी परसेंटेज है दैट इज वेरी लो इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। Since parents of government primary school students belong to low socioeconomic status and generally have low literacy percentage, they do not understand the importance of education. That's why they don't care about their child's education. So we can say this, that illiteracy of parents is also a major obstacle in the improvement of primary education. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स हैं। आप बताइए, ओवरऑल बात करूं मैं तो 25% इंडियंस, नेशनल अगर लिटरेसी रेट देखें तो 25% इंडियंस जो हैं दे आर इलिटरेट। तो क्या होता है, इट लीव्स देम सोशली एंड डिजिटली एक्सक्लूडेड। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रही हूं, प्लीज आप पता नहीं ध्यान दे रहे, आपको लग रहा है पता नहीं क्या बोल रही है मैम। सोशली एंड डिजिटली एक्सक्लूडेड रह जाते हैं वो, करेक्ट, ठीक है। लो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, ये एक और प्रॉब्लम है। जितने भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे होंगे वो यूजुअली पुअर होंगे ऑलरेडी, बहुत सारी, मैंने आपको बताया ना, अपनी खुद की इतनी परेशानी है उनको, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ होगा, कहीं फ्लड आई हुई होगी, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना होगा, तो वो जो है अपने बच्चों की नीड्स, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, कॉपीज हैं, पेंसिल्स हैं, शूज हैं, कपड़े हैं, मेडिसिन है, इनको नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। Their economic condition is bad and they somehow earn their livelihood. In these situations, they only need free education and never think about quality education. और हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पे नहीं, क्वालिटी एजुकेशन पे, that is responsive, that is relevant. अभी ये बात करी ना हमने। So they do not ask about the achievement and progress of their children. Such condition of parents is a big challenge for the improvement of primary education in Uttar Pradesh. Infrastructure, ये तो आपने तो सब पेपर देने जाते हैं, आप देखे ही आपने हाल क्या है सरकारी स्कूलों में, जो चलते हुए सरकारी स्कूलों में होता है पेपर, तो जहां पे बच्चे भरे हुए होते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, आपने देखा है अच्छे से, खुद पता आपको। हर साल गवर्नमेंट भारी भरकम पैसे खर्च कर रही है ऑन द एजुकेशनल बजट ऑन प्राइमरी एजुकेशन, स्टिल द प्राइमरी स्कूल्स are lacking basic facilities like benches, chairs, fans, library, science labs, computers, green playgrounds, boundary wall, in fact बाउंड्री वॉल भी नहीं है, ठीक है, लिखेंगे ये चीज नहीं। प्रॉब्लम ऑफ बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट, कितना है बजट में एलोकेशन एजुकेशन पे, क्यों नहीं हमने लिख के दिया यहाँ पे, क्योंकि आपसे पूछना था, बताइए फटाफट। ओवर पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया ये तो सबसे, हर प्रॉब्लम की मेन जड़ यही है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव है यहाँ पे कि मैंने बताया ना, इट इज द कॉमन रीजन बिहाइंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, बिकॉज यूपी इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू improve the infrastructure. A school at a distance of 1 kilometer, boundary wall in every school, separate toilet in each school, at least 5 teachers in each school, adequate teaching learning material, TLM जिसको बोलते हैं, and supporting material for each school, 2 sets of uniform, free books, daily cooked food, ये तो सपना है हर बच्चे का। तो हम आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें ये चीजें मिली हैं।
ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हम सबके दिल में। टॉपिक से अलग ज्ञान जा रहा है ये, लेकिन बिल्कुल रेलिवेंट बात है। मन में ग्रैटिट्यूड रख के पढ़ाई कीजिए, ये भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। सो all these mentioned things are the basic requirements of primary education. Unless we are able to meet these needs, how we can imagine that the quality of primary education can improve? So we can say that large population is a major obstacle, definitely. अब आप इसको कैसे भी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हैं। मैं इसलिए आपको लैंग्वेज बिल्कुल नहीं ये बताती हूँ, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि हर चीज हर कोई सेम लिख के आएगा, तभी आंसर अलग होगा। अब पढ़ के तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बहुत सारे बच्चे जाएंगे, गए तो इसमें भी थे पढ़ के प्रीलिम्स में। कहते हैं हम एक मटेरियल फॉलो करने के लिए, आप लोग 10 करते हैं, ये होती है परेशानी। ट्रेडिशनल वर्क कल्चर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। अब देखिए, एसी लगे हुए क्लासरूम्स, वाईफाई कैंपस, स्टूडेंट विद लैपटॉप्स। इन द एरा ऑफ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज, जहां पे हाईली मॉडर्न एंड एडवांस टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड टू मेक टीचिंग लर्निंग इजियर एंड मोर इफेक्टिव। गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर्स ही नहीं है, हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो वर्किंग स्टाइल जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में, आपने देखा कंप्लीटली ट्रेडिशनल है। बच्चों से ही चाय बनवा लेती हैं टीचर्स, ऐसा हाल है, दूध मंगवा के उन्हीं के घर से। सो यूज ऑफ सैकक्लॉथ फॉर सीटिंग स्टूडेंट्स, रोट लर्निंग ओनली इन द नेम ऑफ एजुकेशन, गोइंग आउट टू द यूरिनल एंड टॉयलेट, हैंड पंप फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड फेसिंग पनिशमेंट फॉर डिसिप्लिन एटसेट्रा। देख लीजिए आप, रियल प्रॉब्लम्स लिखी हुई है ये एक्चुअली आपको दिखाई देंगी नहीं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखी हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था एक, तो सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई, ये सब हुए थे ना। दे हैव प्रूव्ड टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी स्कूल्स टू सम एक्सटेंट। ये तो अब आके इन सब प्रोग्राम्स, इन सब स्कीम्स, इन सब गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हालत इतनी सुधरी है, वरना इतनी सुधरी भी हालत नहीं थी। लो जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर्स, भाई इसका तो कोई इलाज है ही नहीं दुनिया में। नौकरी सब करना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता, पैसा आता रहे बस हर महीने। दो तो सैलरी आप जानते हैं बहुत अच्छी सैलरी है, टीचर्स की तो मौज आ रखी है इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स, बट मेनी अदर फैक्टर्स लाइक स्कूल्स लोकेटेड इन द इंटीरियर एरियाज, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नो स्कूल क्लीनिंग, नो पोस्ट फॉर स्वीपर एंड पियंस, टॉयलेट नॉट वर्किंग, बैड कंडीशन ऑफ हैंड पंप्स एंड लेस कोऑपरेशन फ्रॉम अथॉरिटीज, सेंसस इलेक्शंस, एमडीएम, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, एडिशनल वर्क लाइक होल्डिंग मीटिंग्स। टीचर्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टीचर्स इन स्कूल्स में मेहनत नहीं कर रही हैं, टीचर्स मैंने देखा है, आई नो पीपल फ्रॉम माई फैमिली कि वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं जो स्कूल की दीवारों पे पेंट करते हैं, ड्राइंग्स बनवाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। आई पर्सनली नो सच फैमिलीज जहां पे हैं जो लोग टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, अच्छा वो लोग डांट सुनते हैं अपने सीनियर्स की, बच्चों को बुला बुला के लाते हैं, गांव में जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं उनके पेरेंट्स को कि प्लीज आप इनको स्कूल भेजो, उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। ना तो उधर बच्चे मानते, ना इधर अथॉरिटीज मानती, ये भी कंडीशन है। तो जो बीच में है बंदा, उसको सेटिस्फेक्शन होगा अपनी जॉब का या नहीं होगा? नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ वीईसी, मैंने बताया ना आपको, विलेज एजुकेशन कमिटीज, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज एंड इंटरवेंशन ऑफ विलेज हेड्स एंड विलेजेस एक्सेट्रा आर द रीजंस फॉर लो जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स। डिस्पैरिटी बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो मेन प्रॉब्लम है। देखिए, तो बहुत बड़ा अंतर है दोनों चीजों में। फीस का भी तो देखिए आप कितना बड़ा अंतर है। Disparity is found in the functioning, management, working style, educational style, maintenance of government primary schools and private primary schools. Although teachers in government schools are more qualified, experienced and well paid, but the performance level of government school students is always low as compared to the students of private schools. Definitely they are more qualified, उन्होंने पेपर क्लियर किया हुआ है। प्राइवेट स्कूल में तो कोई पेपर नहीं क्लियर करना आपको। बीएड आजकल मेरे ख्याल से बेसिक ग्रेड चल रहा है। दिल्ली के तो कुछ स्कूल्स ऐसे ही देखे हैं मैंने जहाँ पे टीचर्स का सिलेक्शन इस बेसिस पे भी है कि यू कम फ्रॉम अ सच गुड फैमिली बैकग्राउंड, यू आर सो वेल ड्रेस्ड, यू आर सो प्रेजेंटेबल, बीएड करी हुई है, टीचर है। वहां पे ऐसे ही बच्चे आते हैं एकदम हाई फाई फैमिलीज के, बिग शॉट्स दिल्ली के, और नॉट इवन दिल्ली, हर जगह ही है ये केस सही। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। फिर है आपका एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। निपुण भारत मिशन, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन एंड न्यूमरेसी, निपुण। ठीक है, ये पूरी इसकी डेफिनेशन हो गई।
फुल फॉर्म सॉरी, इसका क्या एम है? इट एम्स टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री कंपल्सरीली acquires foundational literacy and numeracy by the end of grade 3 by 2026 to 27. ठीक बात है, बच्चों को नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 to 10 सुनाओ, कहते नहीं पेरेंट्स, नहीं सुना पाते हो बेचारे कई बार. This mission, which has been launched under the aegis of centrally sponsored scheme of holistic education, will focus on providing access to and retention of children in the foundational years of schooling. इसमें टीचर बिल्डिंग, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड डाइवर्स स्टूडेंट एंड टीचर रिसोर्सेज लर्निंग मटेरियल्स एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स जो है ना, वाकई में बता रही हूँ, अप्रोच जो है इट शुड बी टुवर्ड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, न्यूमरेसी, जिससे आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो, ऐसी चीज. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन द रीजनिंग in the areas of numbers, measurement and shape, and enable them to do problem solving through numeracy and spatial comprehension skills. To ensure the availability and effective use of high quality and culturally appropriate learning materials in the child's familiar home, mother tongue or languages. ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना, वो बहुत अंडर डेवलप्ड स्टेज में है. यहाँ पे मैं एक पॉइंट एडिशनल जोड़ रही हूँ. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली जो साइंस सब्जेक्ट्स में है वो इंग्लिश है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इन द माइंड ऑफ रूरल स्टूडेंट्स. स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस भी नहीं अवेलेबल हैं इंडियन लैंग्वेजेस में. तो वाकई ही जो आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उनमें उस पर फोकस होना चाहिए. इंग्लिश पे जो अनड्यू फोकस चल रहा है ये नहीं होना चाहिए था. To focus on continuous capacity building for teachers, headmasters, educational resources persons and education administrators. Actively engage हों सारे stakeholders के साथ. Stakeholders में आप जानते हैं टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने फॉर अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस. Ensuring assessment for learning through portfolio, group and collaborative work, all are keywords. ध्यान देते जाओ. Project work, quizzes, role plays, games, oral presentations, short tests, etc. Tracking the learning levels of all students. Learning level, progress card पे, report card जो होते हैं, इन पे आपके marks नहीं, learning levels होने चाहिए कि क्या सीख क्या रहा है बच्चा. बच्चों को motivate किया जाए with an understanding of continuous reading and writing skills, make them independent and enable writing styles. Ensuring an inclusive environment. Environment should always be inclusive. In the classroom by incorporating plays, discovery and activity-based pedagogy, engaging children with daily life situations and formally involving children's mother languages. ये भी बहुत important है. ज़्यादा अंग्रेज बनाने पे भी नहीं फोकस होना चाहिए. जैसी अंग्रेजी भाषा वैसी और बाकी भाषा. भाषा तो भाषा है. फिर आपका आता है ऑपरेशनल कायाकल्प. जून 2018 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस प्रोग्राम, जिसका नाम है ऑपरेशन कायाकल्प. इसमें क्या है, फंड्स जो हैं वो स्पेशली अवेलेबल कराए जा रहे हैं बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. जैसे जो बाकी के हैं, आप मानिए अभियान या फिर चीजें जैसे समग्र शिक्षा अभियान है, ग्राम पंचायत फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, वेरियस फंड्स हैं अर्बन एरियाज के, जल जीवन मिशन है, मनरेगा है, इन सब में यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स की, उनको रेजुविनेट किया जा रहा है बाय एस्टैब्लिशिंग एन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. ये क्या हो रहा है, ठीक है. And it has been almost 3 years since Operation Kayakalp started, but in this short period itself, the work of rejuvenation has started in every school of the state in a phased manner. तो स्कूल्स का रेजुविनेशन जो हो रहा है, रेजुविनेशन रेनोवेशन, वो अच्छे स्केल पे अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है. फिर आता है आपका समग्र शिक्षा अभियान. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्कीम है. इसमें 2018-19 की है ये, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी. इसमें सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर्स एजुकेशन, ये सबको इसने सब्ज्यूम करके एक समग्र शिक्षा करके बना दिया, मतलब सबको एक अम्ब्रेला के अंडर ला दिया है. ये जो है ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेटेड है उत्तर प्रदेश की. द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 60% और स्टेट गवर्नमेंट जो दे रही है वो दे रही है 40%. ये बहुत चीज की.
स्कूल चलो अभियान। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये जो था ना आपका डिस्पैरिटी, यहाँ पे एक पॉइंट और डालिएगा आप, मैं भूल गई, मुझे अब याद आया, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। ये वाला जो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है, ये आपको जरूर डालना, जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए गवर्नमेंट का इंश्योर एफर्ट है कि दोनों को अपॉर्चुनिटी मिले, मेन विमेन को। लिटरेसी रेट विमेन का क्या है, यूपी में क्या है लिटरेसी रेट विमेन का, और मेन का क्या है बताइए मुझे। तो जेंडर इनइक्वालिटी एक फैक्टर है या नहीं है। पावर्टी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, अर्ली मैरिज, इसकी वजह से क्या होता है, लड़कियों को स्कूल भेजते ही नहीं। लैक ऑफ सैनिटेशन, इसमें लैक ऑफ सैनिटेशन जरूर डालना है आपको। लड़कियां इस डर से नहीं जाती हैं, मंथली साइकिल होती है लड़की को, नहीं जाती स्कूल लड़की के, स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है अच्छे, मैंने खुद देखा है सरकारी स्कूलों में ये हाल। तो ये वाली चीज आपको लिखनी है, ठीक है। ये चीज और अनअफोर्डेबिलिटी हमने कवर कर लिया था, ठीक है। चलिए स्कूल चलो अभियान, एक स्कूल चलो कैंपेन है जो 2001 से चल रहा है, विद द एम ऑफ 100% एनरोलमेंट की बात है कि 6 से 14 साल के सारे बच्चे स्कूल में होने चाहिए। Under this, along with increasing the enrollment of children in council schools, the local community is motivated and made aware to send children to school continuously. ये बहुत जरूरी है। बच्चे घूम रहे हैं बाहर, इधर से उधर, कुछ मतलब नहीं, हम फोन चला रहे हैं सब आजकल। फोन सबके पास है पर स्कूल नहीं है, स्कूल जाते नहीं, फोन है पर सबके पास। बताओ। मिड डे मील प्रोग्राम है तो आप जानते ही हैं, बहुत बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, तो जिसको पीएम पोषण योजना बोल रहे हैं अब 2021 से। तो आप जानते हैं जैसे बच्चे स्कूल आए, भाई वहीं पे आपको टिफिन मिल जाएगा, खाना पीना वहीं मिलेगा, तो इससे बच्चे स्कूल आते थे। तो मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई यूपी में 15 अगस्त को 1995 विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ग्रेन्स होते थे एक्चुअली, मतलब अनाज देते थे बच्चों के पेरेंट्स को। लेकिन फिर ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का 2004 में, तो चिल्ड्रन को कुक्ड मिड डे मील्स मिलने लगी, मतलब बना बनाया खाना, दलिया, खिचड़ी, दाल चावल, कढ़ी चावल, जो भी मतलब। October 2007 से it was implemented in upper primary schools located in educationally backward blocks and from April 2008 it was extended to all area panchayats. इससे क्या हुआ, जो बेनिफिट था वो दिया जा रहा था अप टू क्लास 8th इन स्टेट लोकल बॉडीज जो गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी स्कूल्स हैं। ये मदरसों में भी, जो मदरसा होते हैं ना, मुस्लिम एजुकेशन जहां पे मिलती है, उनके वहां पे भी ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। अब जो काम था ये फूड प्रिपेयर करने का, इट वाज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम पंचायत, वार्ड कमिटीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो थर्ड टायर है गवर्नमेंट का, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल एजुकेशन की। हर जगह आप देखिए यही चीज इंटरलिंक्ड रहेगी। देखिए आप नीचे तक एजुकेशन कैसे जाएगी, जब हमारा जो थर्ड टायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट। पंचायत में पढ़ा था ना पूरा का पूरा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। फिर है आपका साक्षर भारत प्रोग्राम, ये आपका 2009 का है। ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे के ओकेजन पे लॉन्च हुआ था, विच वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2009। इसमें क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट्स सिलेक्ट हुई थी, कौन सी थी वो, जहां पे फीमेल लिटरेसी एक्चुअली 50% से भी कम है। तो इस बेसिस पे 70 डिस्ट्रिक्ट, सोचिए कितनी है टोटल, 70 तो सिलेक्ट ही हो गई यूपी की, जहां पे टारगेट था टू प्रोवाइड प्राइमरी लिटरेसी टू पीपल अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स। फिर टारगेट बढ़ते बढ़ते गवर्नमेंट ने कहा 182 लाख इलिटरेट्स को यहाँ पे लिटरेट किया जाएगा, आउट ऑफ विच 26 लाख मेल थे, 156 पर लैक्स, नॉट 156 लैक्स पर फीमेल। तो ऑब्जेक्टिव क्या साक्षर भारत प्रोग्राम का, टू अचीव 80% लिटरेसी रेट इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पे 50% से कम चल रहा है, तो ब्रिंग डाउन जेंडर इनइक्वालिटी गैप, मैंने अभी बात करी आपसे जेंडर इनइक्वालिटी की, टू 10% एंड टू रिड्यूस सोशल, रीजनल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा आर्टिकल कहता है जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बताओ जरा, ठीक है। फिर आया आपका कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल स्कीम, इसको स्टार्ट किया गया 2004 में। इसमें प्रोविजन किए गए टू स्टैब्लिश रेसिडेंशियल, रहेंगे वहीं पे, अपर प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स जो कि एससीज, एसटीज या फिर मुस्लिम कम्युनिटीज से हैं इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहीं लड़कियां रहेंगी, पढ़ेंगी। तो रेसिडेंशियल स्कूलिंग का ये एक सिस्टम जो है इसमें कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल स्कीम में स्टार्ट किया गया। फिर आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा, बहुत फेमस स्कीम है ये, पढ़ा होगा आप लोगों ने।
गवर्नमेंट ने कंटिन्यूएशन किया है इसका टिल 2026। प्रपोजल क्या है देख लीजिए आप, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सेंटर देगी इतना और शेयर देगी इतना। 1600 प्रोजेक्ट्स इसमें एनविसाज किए जाएंगे जो सपोर्ट किए जाएंगे अंडर द न्यू फेज ऑफ द स्कीम। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अक्टूबर 2013 में आई थी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है ये एक मिशन मोड पे काम करती है टू फंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें फंडिंग का है मेन काम, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को मतलब फंड्स देना टू अचीव देयर गोल्स ऑफ इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस। ठीक है जी। अब जो नया फेज है ये रूसा का, इट टारगेट्स अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज, relatively less privileged areas, remote rural areas, areas with difficult geographical location, यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां तक, टायर 2 सिटीज हैं जहाँ पे भाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बहुत कम है, वो इससे बेनिफिट हो सके, उन सब एरियाज पे ये टारगेट करती है। The new phase of the scheme is designed to implement the recommendations and objectives। मैंने आपको क्या बताया, नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उसके सिंक में हर स्टेट अब काम करेगी, which suggests some significant changes in the current higher education system to reform and revitalize it, and in this way quality higher education facilities can be provided with equity and inclusion। Lines are very important, please make note of these। ठीक है, अब नया फेज जो है ये स्कीम का, इसमें असिस्टेंस दिया जाएगा टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू जनरल इंक्लूजन, इक्वालिटी इनिशिएटिव्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो है, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल अपग्रेडेशन। स्टेट गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट, दे विल आल्सो बी सपोर्टेड टू सेट अप न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस। स्टेट यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च में सपोर्ट किया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग रिकॉग्नाइज्ड एंड अनएडेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। मैंने आपको क्या बताया, इस पे नया फोकस चल रहा है। अब देखिए, बेसिक आपको ऊपर बता दिया ना मैंने, तो आपको ये सब चीजें थोड़ी आसान सी लगने लगेंगी, लिंक बनने लगेगा। 2 बार वीडियो देखोगे, 1 बार आंसर लिखोगे, यू आर डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीएम श्री स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स में क्या है, दे आर एनविजन्ड टू बी एग्जाम्पलर स्कूल्स, जो 21st सेंचुरी मतलब एकदम मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स बनाए जाएंगे। मोर देन 14,1500 schools will be established that will be qualitatively strengthened to showcase the various aspects of National Education Policy 2020। एक बार इसको पढ़ लेना, वैसे जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए थे अभी सारे वो इसी से बताए थे, मतलब पॉलिसी के पॉइंट्स से, तो चाहो तो एक बार खुद से पढ़ लेना। वो जो है मतलब वो एकदम स्मार्ट एग्जाम्पलरी स्कूल्स बन के आए अपने अपने रीजन्स में, जिनको फर्दर मेंटर स्कूल्स in a given region with an aim to amplify the excellence of these schools and to develop the quality standards of PM Shri schools within these schools। मतलब वो दूसरे स्कूल्स को भी फिर मेंटर करें, पहले वो खुद बन जाए वैसे स्कूल्स, फिर वो दूसरे स्कूलों को भी अपने जैसा बना लें, ये वाला एजेंडा है। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन हैंड होल्डिंग, कोलैबोरेशन एंड क्लस्टरिंग। फाइनली इट विल लीड टू अ रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट समझते हैं आप, वो पानी में पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स नहीं क्रिएट होते हैं, वो वाला, जिससे कि एग्जाम्पलरी स्कूल्स बने हर साल बहुत सारे। तो मतलब मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी द डायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम। इट्स वेरी नाइस स्कीम। स्टेट बजट की बात करें अगर यूपी गवर्नमेंट की, तो यूपी गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है 1753 स्कूल्स की जो डेवलप किए जाएंगे एज पीएमसी स्कूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को आफ्टर वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल, व्हिच इज अ वेरी 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 नाइस थिंग। ठीक है जी। अब कुछ और इनिशिएटिव्स नीचे दिए गए हैं by the government, some other major initiatives by the government, वो आप देख सकते हैं। In the year 2022 नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं ना, फिजियोथेरेपी और ये सब वाले, ऐसे कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं अबाउट 300 इंस्टीट्यूशंस। अब तो आप देख रहे होंगे बहुत वैरायटी पे फोकस चल रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं लोग, आयुर्वेद में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप चल रहा है, मतलब हर चीज में अच्छा स्कोप चल रहा है, जो नई नई चीजें आ गई हैं। द नंबर ऑफ गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस जो हैं अभी दे 19, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 287 टू 351। मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बताया ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, तो वो चल रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल एजुकेशन के लिए कॉलेज होना चाहिए।
50 करोड़ का प्रोविजन किया गया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कुशीनगर, एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए। हाँ, एक एग्रीकल्चर में कितना अच्छा स्कोप चल रहा है। अंडर आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, teaching work has started in agriculture college campus Azamgarh and the construction work for establishment of agriculture college campus in district Gonda is in progress. Apart from this, better efforts are being made by the government through training programs under the skill development mission, centrally sponsored strive scheme जो है, chief minister's apprenticeship training scheme जो है, इन सब में ये जो है ये सब चल रहा है। मतलब स्किल डेवलपमेंट पे काफी सरकार ध्यान दे रही है। तो इसमें तो आप देख सकते हैं सारे स्कीम्स के नाम जिन जिन में सरकार ये सारे काम कर रही है। ठीक है जी, चलिए अब सम मेजर सजेशंस। तो सजेशंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही भैया। सजेशंस क्या हैं बताइए। सजेशंस में आप लिखेंगे या फिर वे फॉरवर्ड सजेशंस, इसमें आप लिख सकते हैं, एक तो जो मैंने आपको बात बताई थी वो वाली एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच पे ध्यान दिया जाए। लिख लीजिए आप, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, इस पे ध्यान दिया जाए। मतलब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, स्कूल करिकुलम में जिसमें हैंड्स ऑन लर्निंग की बात हो, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, समझते हैं ना, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, ये आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में। ठीक है, और मतलब स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड जब वो वर्कफोर्स में एंटर करें। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट्स तभी रीप कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी स्टूडेंट, जो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रिगर करे, एंड इट सेट्स देम ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन सेक्टर से लिंक करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंप्रूव हो सकती है। अब समझे आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब। मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मिसिंग रिसोर्सेज की कंप्लेंट ना की जाए। मैंने भी आपको बताया जो मिल रहा है वो ले लीजिए, पीडीएफ दे दीजिए मैम, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही, चिक चिक की आवाज आ रही है, ये है वो है, जो है उस पर फोकस करिए आप। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स के में दे शुड हैव अ स्वीपर एंड अ क्लर्क फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सब आप डाल सकते हैं। एडिक्वेट फंड्स दिए जाने चाहिए टू इंश्योर द फंक्शनिंग ऑफ फैंस एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एंड बेटर टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट आना चाहिए। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, बैग्स, शूज एंड यूनिफॉर्म्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, द गवर्नमेंट शुड मेक अवेलेबल सफिशिएंट फंड्स ऑन टाइम। Work satisfaction of teachers and other employees should be ensured. Teachers should be given an opportunity to see the working of good primary schools of other states and countries running on government expenditure. Definitely, जापान का बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम, बहुत अच्छा। वो देखा बच्चे खुद ही अपना खा रहे हैं, और उनको वो जो पेपर है वो रिसाइक्लेबल है, वहीं पे आलू उगाया जा रहा है, वहीं पे मछली पल रही हैं, वहीं पे वो खा रहे हैं अपना, वहीं पे वो रिसाइकिल कर रहे हैं। इतना बढ़िया सिस्टम सोच नहीं सकते आप। सब बच्चे खुद कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं स्कूल। देखा, कमाल का है वहां का सिस्टम, ये प्राइमरी एजुकेशन कमाल की है वहां की। अलॉन्ग विद, लिख सकते हैं आप इंटरनेशनल एग्जांपल, अलॉन्ग विद द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंशन शुड बी पेड टू द क्वालिटी ऑफ एमडीएम, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। फिर टीचर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, दे शुड इनोवेट बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, और नए प्रोग्राम्स और स्कीम लॉन्च करने की बजाय जो फिलहाल मेंटेनेंस है आपके पास रिसोर्सेज का, उन पे फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड अवॉइड नॉन टीचिंग वर्क बाय टीचर्स। भाई सिर्फ टीचिंग पे ध्यान दें टीचर्स को, इट रिड्यूसेस द इन्वॉल्वमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टीचर्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, फिर आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, है ना, जो करंट 10+2 सिस्टम है उसको 5+3+3+4 है ना भाई। प्री स्कूल जो एज ग्रुप है उसको फॉर्मली लेके आइए एजुकेशनल सेटअप में, ये लिख सकते हैं आप। फिर आप इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर, इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। किस पे? एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर, ये मिटा रही हूं मैं। पहले आप ये देख लीजिए वाले पॉइंट्स, फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। उत्तर प्रदेश 2023-2024 का जो बजट है और उसका वोकेशनल एजुकेशन, उस पे क्या है, स्किल डेवलपमेंट मिशन में 150 करोड़ का प्रोविजन दिया गया है फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। बजट में कुछ बजट के पॉइंट्स तो लिख के आने पड़ेंगे ना एजुकेशन से रिलेटेड। 70 करोड़ का दिया गया है फॉर द चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम।
और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्राइव स्कीम है उसमें 35 करोड़ का प्रपोजल है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ 29 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये लिख सकते हैं। फिर आपका टेक्निकल एजुकेशन की बात अगर करें तो 50 करोड़ दिया जा रहा है फॉर स्टेट पॉलिटेक्निक्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए और 33 करोड़ दिया जा रहा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरेंजमेंट ऑफ 1.5 करोड़ इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर कंडक्टिंग क्लासेस इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ एंड मिर्जापुर, ये भी लिख सकते हैं आप। फिर सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या है, समग्र शिक्षा अभियान अभी आपने देखा, प्रोविजन दिया जा रहा है ऑफ अराउंड 1000 करोड़ फॉर कंडक्टिंग वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। एक 500 करोड़ का प्रोविजन है अंडर द प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम, ये लिख सकते हैं आप। और अभी जब हमने देखा सारा प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका अपर हायर एजुकेशन, तो उसमें क्या कर रही है सरकार वो भी तो लिखना है आपको। बजट अरेंजमेंट है 10 करोड़ का फॉर गिविंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग संस्कृत इन सेकेंडरी स्कूल्स। 2023-24 का बेसिक एजुकेशन पे क्या बात हुई है, देखिए 300 करोड़ का प्रोविजन दिया जा रहा है, डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएं ग्राम पंचायत और वार्ड लेवल पे, बहुत अच्छा पॉइंट है। 50 करोड़ का अरेंजमेंट दिया जाए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री यूनिफॉर्म्स टू अबाउट 28 लाख स्टूडेंट्स अबव द पॉवर्टी लाइन। 650 crore has been arranged for free sweaters, shoe socks to 2 crore children of council schools. और ये करीब 20 करोड़ का बजट है फॉर ओवरऑल एजुकेशन कैंपेन। 1000 crore फॉर बजट ऑपरेशन कायाकल्प, अभी देखा हमने ऊपर, एंड 10 crore फॉर अ न्यू स्कीम कॉल्ड पीएम श्री, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इनकी जिसकी फुल फॉर्म नहीं पता वो यहाँ देख लो, ठीक है। और एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च पे 20 करोड़ का दिया गया है फॉर एग्रीटेक सेटअप 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में। 50 करोड़ का है फॉर ये तो लिख के आना पॉइंट, अच्छा है ये। फिर 35 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन कानपुर, अयोध्या, बांदा एंड मेरठ, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख के आने हैं, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से भी ढूंढ के लिखो, हमारे लिए भी लिखो। अब वे फॉरवर्ड में थोड़ा सा बता दूं, वे फॉरवर्ड लिख लो। देखो, एक तो मैंने बता दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर जो है उसको मतलब इंटीग्रेट किया जाए वोकेशनल लर्निंग को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ। इसमें आप एक पॉइंट प्लीज लिखते रहिए, मैंने किस पॉइंट में क्या बताया। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर, ये हेडिंग डाल के इसमें लिखना कि एजुकेशनल सेटअप को आप एनहांस कीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग को, वोकेशनल लर्निंग को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से आपको इंटीग्रेट करके, ठीक है। और रूरल एरियाज के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है लेकिन उनके पास मेंटरिंग ठीक नहीं है, और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है ये सब, जिससे कि जेंडर गैप जो है ना, जेंडर गैप रिड्यूस हो। देखा था हमने ऊपर अभी। रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो। रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर, ये लिख लो। इसमें आप लिख सकते हैं इंग्लिश को एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए डेफिनेटली इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। एजुकेशन EIU होता है ना, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए। स्पेशल पब्लिकेशन एजेंसी स्टैब्लिश हो सकती है टू ट्रांसलेट रिसोर्सेज इनटू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स के पास सेम अपॉर्चुनिटी रहे रिगार्डलेस ऑफ देयर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। उनका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड चाहे कुछ भी है, उनके पास अपॉर्चुनिटी सेम रहे, आप लिख सकते हैं। फिर आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, टेकिंग अ नोट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। ये अच्छे पॉइंट्स बता रही हूं मैं, प्लीज लिख लो। टेकिंग अ नोट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट्स कोई बताएगा नहीं, याद रखना ये बात, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में से और इन सब चीजों में से पॉइंट्स हैं ये। आप इसमें लिख सकते हैं जो लॉन्ग स्टैब्लिश्ड रूट्स हैं हमारे देश की, उनको माइंड में रख के चीजें बताई जाएं, जैसे कि गुरुकुल सिस्टम विच फोकस्ड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट बियॉन्ड एकेडमिक्स, एथिक्स एंड वैल्यू एजुकेशन। नैतिक शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश में। एथिक्स लिखो, एथिक्स एंड क्या बोला मैंने, वैल्यू एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। So you can write it that values such as self-reliance, empathy, creativity and integrity, they are relevant whatsoever even today.
तो एंशिएंट इवैल्यूएशन जो है एजुकेशन का, वो ग्रेडिंग थीमेटिक नॉलेज पे नहीं बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन द स्किल्स पे बेस्ड था ना, वो कुछ मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स पे, एंड that they learned and how well they can apply practical knowledge to real life situations. ये आप लिखेंगे. So modern education system can also devise similar systems of assessment. You can write these lines. These are all the keywords. You have to pay special attention on all these keywords. Note them down and keep memorizing them. इसी के साथ लेक्चर होता है हमारा खत्म. जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स. ये जो लिखे हुए हैं ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं इस पे भी. इसके अलावा ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम.